स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर अकाउंटेंसी क्लास। एंड बेटा, जैसे लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने जो डिसोल्यूशन फॉर्म के रिगार्डिंग जो थ्योरी पार्ट हम कवर कर चुके हैं, राइट। अब हम अब इसका हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो अपने 4 अकाउंट आपको मेंशन किए थे कि कौन कौन से अकाउंट आपको बनाने होंगे, तो उसी सीक्वेंस में हम इनके अकाउंट्स को पहले सीखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट। और आपको मैं बता दूं कि ये अकाउंट ही इस जो पूरे चैप्टर का ना मेन एक पार्ट है। और इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 4 मार्क्स का आ जाता है, राइट। अदर जो टर्म्स हैं वो स्मॉल क्वेश्चंस में आ जाती हैं। तो आपको इस लेसन का दी रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉपरली बनाना आ गया तो फिर आपका ये लेसन लगभग आप मतलब 90% आपका ये लेसन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी में ही थोड़ी सी टर्म्स, कई सारी नई टर्म्स आएगी जिनको हमें सीखना होगा। ओके, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको आपको मैं समझा देती हूँ। इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। तो वो चीज़ें मैंने ऐसे तो सारी क्लियर किए हैं आपको, बाकी अब हम करेंगे तो और समझ आ जाएगा। तो जो बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट का मोटिव क्या है, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं आपको, दिस इज़ नॉमिनल अकाउंट। ओके, और इसका एक पर्पज़ है इस अकाउंट को खोलने का कि जैसे हम पहले जो हमने पढ़े थे अकाउंट्स, उसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला था। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या उसका इम्पोर्टेंस था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इसलिए खोलते थे कि जो हमारी असेट्स में और लायबिलिटीज़ में जो फ्लक्चुएशन हुआ उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें और उसकी वैल्यू के इम्पैक्ट को हम निल कर सकें। दैट्स वाई हम लोग क्या बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि उसमें हमें असेट्स अपनी आगे हमें कैरी फॉरवर्ड करके लेके जानी थी। लेकिन यहाँ अब हमारी फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, तो असेट्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करके नहीं लेके जाना, ना लायबिलिटीज़ को लेके जाना। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, इनका ये जो अपने सारे कमिटमेंट को मेट आउट करना है, यानी जो भी हमारी लायबिलिटीज़ है उसे पे करना है, और जो असेट्स है उसको हमें सेल करके उसको कैश में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अपनी बैलेंस शीट को देखते हैं, तो हमें बैलेंस शीट में ये देखना होगा ऐसी कौन सी असेट्स है। फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हमें अपने बैलेंस शीट में आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन सी असेट्स है जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, चाहे वो वैल्यू फिर कम मिले या ज़्यादा मिले, क्योंकि अब बात है किसकी, डिसोल्यूशन की। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो बैलेंस शीट होगी, है ना, बैलेंस शीट का जो असेट्स पार्ट है, जो आपको पता है कि हमारी फिक्स असेट्स और करंट असेट्स में डिवाइडेड है, तो हम उसमें से स्टेप बाय स्टेप जिस भी फॉर्म में आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस फॉर्म में आप अपनी असेट्स को लिखना स्टार्ट करेंगे बुक वैल्यू पर। यानी जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू आपकी मेंशन है, दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू। ओके, तो हम अपनी बैलेंस शीट में से जो बुक वैल्यू है, लाइक जो डेटर्स है, अब डेटर के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन में ऐसे मिलता है, डेटर और माइनस प्रोविजन, राइट। तो अब यहाँ डेटर की बुक वैल्यू ये है। ओके, तो हम डेटर की जो बुक वैल्यू है उसको लेंगे, प्रोविजन को हम यहाँ नहीं लेंगे, प्रोविजन को हम लायबिलिटीज में लिखेंगे, बाय साइड में लिखेंगे। ओके, तो डेटर्स अपन ने ले लिया बुक वैल्यू पर। बिल्स रिसीवेबल जो भी हमारी बैलेंस शीट में मेंशन है उसको हम लिख लेंगे। स्टॉक, राइट, बुक वैल्यू पर। फिक्स असेट्स बुक वैल्यू पर। ये हमने सारी असेट्स को यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। मैंने यहाँ पर फिक्स असेट्स को एक साथ लिख दिया है, लेकिन आपको जो हर फिक्स असेट्स को उसके नेम से इंडिविजुअली आपको शो करना है। ओके, लाइक जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी है और फर्नीचर है, व्हाटएवर जो भी है उसको आपको पूरा अलग अलग सेपरेटली लिखना है। फिर बात आती है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो कि हमने अपना जो करंट ईयर है उससे पहले हमने वो एक्सपेंसेस पे कर दिया। अब सपोज करो हमने नेक्स्ट ईयर का ये एक्सपेंसेस पे किया, नेक्स्ट ईयर हमें बिजनेस को रन ही नहीं करना, आगे लेके ही नहीं जाना अपने बिजनेस को, तो हम या तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमारा हो गया उस खर्चे को हम वापस ले लें जिसके रिगार्डिंग हमने एक्सपेंसेस किया है, यदि वो रिकवर हो सकता है तो, और यदि रिकवर नहीं हो सकता तो उसको हम यहाँ ले आए और ये जो इससे कुछ भी रिकवर नहीं होगा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में हम वो सारी असेट्स को हम लिखेंगे जो पॉसिबल है, जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं।
यानी जो भी पॉसिबल है, ठीक है। हम पहले से अज्यूम नहीं करेंगे कि इसका पैसा हमें मिलेगा और नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें अपने बैलेंस शीट के सारे अकाउंट को क्या करना है, नलीफाई करना है। ओके, तो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। एक्रूड इनकम यानी वो इनकम जो कि हमें अभी मिली नहीं है, तो हम अपने इनकम की डिमांड कर सकते हैं, उससे इनकम ले सकते हैं। ओके, और गुडविल यदि आपके बैलेंस शीट में है तो वो गुडविल वो होगी जो परचेज वैल्यू होगी, यानी इस गुडविल का हम परचेज वैल्यू मतलब हमारे बैलेंस शीट में यदि रिकॉर्ड है तो जैसे आपको बताया था कि गुडविल रिकॉर्डेड है और कुछ भी नहीं लिख रखा, तो अपन परचेज गुडविल को मानकर और हम देख लेंगे कि इस गुडविल के अगेंस्ट हमें कितना पैसा मिल जाएगा। ओके, तो अपन गुडविल के वैल्यू को यहाँ मेंशन कर देंगे, इसको हम फिक्टिशियस असेट्स में कंसिडर नहीं करते। ओके, तो गुडविल इज अ मार्केटेबल वैल्यू, तो हम इसको मार्केट से हमें जो भी इसकी वैल्यू रेज होगी वो हम ले लेंगे। अच्छा, असेट्स के रिगार्डिंग फिर मैं आपको बता दूं कि हम पहले से एज्यूम नहीं करेंगे कि इसकी वैल्यू हमें जो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी ये मार्केट में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी कैश में, या हम इसको सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम ये एज्यूम नहीं करेंगे। अभी तो हम अपनी बैलेंस शीट से जितनी भी असेट्स हैं एक्सेप्ट क्या क्या, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, अदर फिक्टिशियस असेट्स, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और पार्टनर लोन अकाउंट एंड P&L डेबिट बैलेंस अकाउंट, यदि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो वो भी, इन सब को छोड़कर राइट, और बाकी की सारी असेट्स को हम कहाँ लिख देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पर। क्लियर? फर्स्ट स्टेप आई थिंक आपको क्लियर होगा। कोई भी अब इसमें मैंने कोई नहीं छोड़ा असेट्स पार्ट में, असेट्स पार्ट में मैंने कुछ नहीं छोड़ा कि आपको जैसे कैश अकाउंट हम और बैंक अकाउंट हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई ये तो ऑलरेडी कैश में ऑलरेडी, तो हम इसको और किस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो हमारे पास अवेलेबल कैश और बैंक का बैंक में जो अमाउंट है वो तो हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है फिक्टिशियस असेट्स की कोई वैल्यू रिलीज नहीं होगी, राइट। डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ना ये फर्म का अकाउंट है, फर्म इसका हिसाब कर रहा है, राइट। और जो कैपिटल अकाउंट है वो तो पार्टनर का इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट है, तो उसको भी इसमें ट्रांसफर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे भी कैपिटल अकाउंट क्या है, इंटरनल लायबिलिटीज है, और ये जो अकाउंट बना है वो आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे करने के लिए बना है, तो इसका कोई रोल भी नहीं है, राइट। तो यहाँ तो असेट्स का पार्ट है ये कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के साथ हम एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट है पार्टनर लोन अकाउंट को सेपरेटली शो करेंगे, वो तो स्टार्टिंग में बताया था आपको। और यहाँ पर ये है पार्टनर, इसको पार्टनर ये तो पार्टनर का वो अकाउंट है जो कि उसने फर्म से जो उसने लिया है, तो ये तो इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। P&L डेबिट बैलेंस ये इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लॉस, ऑलरेडी लॉस है, तो इस लॉस को सीधा सीधा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो ऑलरेडी ही वो क्या है हमारा जो मतलब एक्सपेंडिचर है जिसे हम राइट ऑफ करते हैं, तो उसको भी हम कहाँ ले जाएंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। और बाकी की जो असेट्स है जो मैंने लिख दिया वो सारी असेट्स कहाँ आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इज दैट क्लियर? और किस पर रिकॉर्ड होंगी, ये बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड होंगी। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लेते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है, अब हम अपनी बैलेंस शीट से जो भी हमारी लायबिलिटीज है ना, एक्सेप्ट क्या क्या, देखो आप सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिजर्व फंड, इसको हम नहीं लेंगे। P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसको नहीं लेंगे। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसको नहीं लेंगे। और लोन फ्रॉम पार्टनर यदि कोई ले रखा है तो उसको सेपरेट अकाउंट खोल के हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यानी लोन टू पार्टनर तो उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और लोन फ्रॉम पार्टनर उसका हम सेपरेट अकाउंट खोलकर हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर नहीं जानी है। ओके, देन आफ्टर क्या लेके जाना है भाई फिर हमें, तो अब आप देखो सबसे पहले है क्रेडिटर लेके जाना है अपन को, क्योंकि क्रेडिटर को पे करना होगा। बिल्स पेबल आउटसाइडर लायबिलिटी है उसको पे करना होगा। अब यहाँ पर हम उसको पे कर रहे हैं, मतलब पे हमें करना है एट एनी कॉस्ट, चाहे कम हो चाहे जो भी इसका वैल्यू टू वैल्यू हो, तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये लिखना होगा आपको पहले कि जो जो अपन को आउटसाइडर लायबिलिटीज है जिन्हें पे करना है। बैंक लोन पे करना होगा, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस है तो उसे भी पे करना होगा, और पार्टनर की
वाइफ का लोन है, क्योंकि अब ये फर्म में बहुत सारे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, पार्टनर की वाइफ का लोन भी हो सकता है, क्वेश्चन में पार्टनर के फ्रेंड का लोन भी हो सकता है, तो वो भी क्या है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है, उसको भी अपन को यहाँ लिखना होगा जो लाइबिलिटीज है उसके साथ, और इन सब का टोटल हम बाहर ले आएंगे, यानी कि ये टोटल लाइबिलिटी हमको पे करनी है। सेकेंड स्टेप पे हमने आइडेंटिफाई कर दिया। इसके बाद बैलेंस शीट में आपके यदि क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रोविजन फॉर असेट्स दे रखा है, राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया डेटर्स के रिगार्डिंग जो है प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ तो बुक वैल्यू पे लिखेंगे, उसको हमको कहाँ लिखना है, बाय साइड में लिखना है। ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों किया हमने कि जो प्रोविजन फॉर असेट्स है उसको हमने यहाँ लिखा, क्योंकि दिस पार्ट इज इनकम पार्ट एंड दिस इज द एक्सपेंडिचर पार्ट, और जो भी लॉस होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा वो कहाँ आएगा, डेबिट में, और इनकम कहाँ आएगी हमारी क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आएगी, ठीक है। तो जो प्रोविजंस हम बनाते हैं असेट्स के लिए, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, वो क्या है, हमारा प्रॉफिट का शेयरिंग है, जिससे हम ईयर टू ईयर हम क्या करते रहते हैं, अपने प्रॉफिट में से निकाल के डिपॉजिट करते हैं, ताकि हम जो भी कोई ऐसी कोई नॉन लायबिलिटी क्रिएट हो तो हम उसको हम फेस कर पाए। ओके, अब हम क्योंकि अपने फर्म को आगे लेके नहीं जा रहे, तो उस तरह का प्रोविजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, उसको इनकम में इंक्लूड कर लेंगे, सीधा सीधा, सिंपल सी बात, राइट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटर से हमें जो पैसा मिलना होगा वो मिल जाएगा, राइट, तो उसको वापस से इनकम में ले लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसको आगे ले जाने की, तो इनकम का पार्ट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस डेप्रिसिएशन के प्रोविजन को बनाने की, तो इसको भी वापस से ले लेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, नो नीड टू कैरी फॉरवर्ड, तो इसको भी रिटर्न अपन वापस से ऐड कर लेंगे इनकम में। एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दिस इज द रिलेटेड टू असेट्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट, हम एक नाम यहाँ पर फिक्स असेट्स में आ जाएगा वो इन्वेस्टमेंट ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम क्यों मेंटेन करते हैं, ताकि जो इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन है उसको हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, और हम उस तरह के जो हम मतलब पार्टनर्स उस तरह के लॉस का उस पर इफेक्ट नहीं पड़े, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखते हैं। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे दोबारा। समझ रहे हो बात को, क्योंकि असेट से रिलेटेड है, तो और ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, तो हमने क्या करा, इन सारे प्रॉफिट्स को वापस से अपने प्रॉफिट में ऐड कर लिया। समझ गए क्यों ऐड किया। अब बात आती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी इसका एडजस्टमेंट अपन दोबारा से समझ लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये अमाउंट होता है हमारे पास, इसके अच्छा, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसी असेट्स के अगेंस्ट तो है नहीं, ये क्या है, ये है हमारा हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, वर्कमैन कंपनसेशन हमें कहीं पे करना पड़े तो उसके लिए हम एक रिजर्व बना के रखते हैं। ओके, अब इस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इसके अगेंस्ट क्या रेज होता है, क्लेम, ठीक है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, यहां हम बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का वो अमाउंट लिखेंगे जितना हमारा क्लेम रेज हुआ है, ठीक है। कैसे समझेंगे इसको, सपोज करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमारा अमाउंट है 20,000, ओके, और मेरा क्लेम क्रिएट हुआ सपोज करो 14,000, ये क्लेम बना, समझ गए। तो यहां पर क्लेम का अमाउंट लिखेंगे हम कितना, 14,000, समझ गए, और इतना ही अमाउंट हमें क्या करना होगा, पे करना होगा। तो यहां क्या आ जाएगा फिर, टू कैश और बैंक, यहां आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये क्लेम पे करना होगा, ठीक है। इसके बाद तो ये वर्कमैन, अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है 20,000 और क्लेम क्रिएट हो, अच्छा जो पहली फर्स्ट कंडीशन में हमने 14,000 का क्लेम यहाँ लिख दिया, और जो रिमेनिंग 6,000 है वो कहाँ चला जाएगा,
पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में था 20,000, क्लेम में था 14,000। तो क्लेम के बराबर का पैसा रिजर्व में से निकाल लिया और उसको हम पे कर देंगे इतने ही अमाउंट से। ये क्लेम पे करना है ना हमें, ओके। अब जो बच गया 6,000 वो कहाँ जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। दोबारा से समझ लो कि रियलाइजेशन अकाउंट में केवल जो जितना पैसा हमें देना है क्लेम का, उतना पैसा हम रिजर्व में से निकाल कर उसको हम उतना पैसा हम यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि इस पर्पज से हमने बनाया है। तो दोबारा से हमारे प्रॉफिट का शेयर क्यों हो भाई? ये तो हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे और लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। तो ऑलरेडी इफ वी हैव सफिशिएंट अमाउंट इन रिजर्व, देन हम उसको अननेसेसरी का बर्डन हम क्यों डालेंगे? तो हम केवल जो क्लेम का अमाउंट है वो ही रिजर्व से लेकर रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, एक बात तो ये। अब दूसरी बात ये है कि मान लो 20,000 का रिजर्व है और क्लेम क्रिएट हो गया हमारा 25,000, ये क्लेम हो गया। अब क्या करें भाई? रिजर्व में तो है 20,000 और क्लेम है 25,000, तो 20,000 यहां से लेंगे, 5,000 जो यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रही है उसमें से निकलेगा, समझ गए? तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा अमाउंट ले लेंगे 20,000 और पे कितना करेंगे हम? 25,000। समझ गए? समझे? 20,000 तो इस पर्पज से जो रिजर्व बनाया उस रिजर्व में से ले लिया और पेमेंट हम करेंगे 25,000, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी थी, उसे हमें पे करना ही करना था। तो जो रिमेनिंग जो 5,000 है वो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी, एक्स्ट्रा जो इनकम होगी, क्योंकि तो पे करना ही है, राइट? लॉस होगा तो भी वो कैपिटल अकाउंट से जाएगा, तो वो तो हमें पे करना ही होगा। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, इसके रिगार्डिंग आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कम है तो कम लेंगे, ज्यादा है तो पूरा लेकर पूरा ज्यादा जितना पे करना है उतना पे कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप, वो आएगा अब इनकी जो ये असेट्स इनको बेचने का स्टेप आएगा, राइट? अब इनसे जो जो वैल्यू हमें जो इनसे वैल्यू हमें रिलीज होगी वो हम वैल्यूज को नोट करेंगे। ठीक है, जैसे डेटर्स मान लो मे बी डिस्काउंट में गया और रेट टू रेट गया, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, फिक्स असेट्स, यानी जो वैल्यू से हमें जो भी कैश में मिलेगा उस असेट्स को हम लिखते जाएंगे इंडिविजुअली, और जितना पैसा मिला टोटल करके अपन बाहर लिख देंगे, यानी इतनी पैसा हमें रिकवर हो गया हमारी असेट से। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी असेट से हमें कोई पैसा मिले ही ना, राइट? जैसे गुडविल में शो है लेकिन गुडविल से पैसा नहीं मिला, या स्टॉक में जो माल पड़ा है वो बिका ही नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है, राइट? तो यदि किसी असेट्स से हमारे क्वेश्चन में ये चीज है ही नहीं, मतलब मेंशन ही नहीं है, हमको ये तो बता दिया उसने कि डेटर से इतना मिला, बीआर से इतना मिला, स्टॉक का नाम नहीं लिया, या स्टॉक से मिला तो बीआर का कहीं नाम नहीं है कि बीआर से कुछ पैसा हमको रिकवर हुआ। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम मानेंगे कि उस असेट से हमें कुछ भी पैसा रिकवर नहीं हुआ, तो आपको वरी करने की चिंता नहीं है, उठा के इतना का इतना अमाउंट लिख दो, नो, जितना जिस असेट से मिल रहा है केवल वही अमाउंट लिखेंगे। यदि किसी असेट से हमें कोई वैल्यू नहीं मिली तो हम मानेंगे कि उससे हमें कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, जीरो रिकवर हुआ है। ठीक है, तो बाय कैश करके इंडिविजुअली असेट से जो जो पैसा मिलेगा उसको नोट करते जाएंगे यहाँ पर और एड कर टोटल करके बाहर लिख देंगे। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई असेट्स कोई पार्टनर ले जाए, समझ रहे हो, कि स्टॉक मान लो उसको लग रहा है कि मार्केट में बिकेगा नहीं स्टॉक इस टाइम, तो उसने उठाकर वो स्टॉक वो खुद ले गया। या फिर फिक्स असेट से सपोज करो फर्नीचर है, उसको लग रहा है कि अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं मिल रही मार्केट से और उसने वो फर्नीचर खुद ने ले लिया, दिस इज पॉसिबल। तो यदि, और हम इसके एंट्री भी समझ चुके हैं असेट्स का कैसे सेटलमेंट होता है, तो यदि पार्टनर लेके जा रहा है तो अपन यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उस असेट्स को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये फोर्थ स्टेप हो गया हमारा। अब आते हैं अपन फिफ्थ स्टेप पर। अब हमको लायबिलिटीज को पे करना है। ठीक है, तो जो जो लायबिलिटीज हम पे करेंगे वहां लिख देंगे कैश और बैंक अकाउंट लायबिलिटी का नेम। अच्छा, क्वेश्चन में यदि मान लो ये लिख ही नहीं रखा, यदि ये लिख रखा है खाली कि क्रेडिटर्स को पे किया लेकिन बिल्स पेबल को लिखना भूल गया, बैंक लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो चाहे लायबिलिटीज के बारे में कुछ लिखा हो या नहीं लिखा हो क्वेश्चन में,
आपको यही मानना है कि वो लायबिलिटी तो पे करनी ही होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, यानी कि पेड ऑल रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यानी कोई अनरिकॉर्ड लायबिलिटी भी है क्वेश्चन में दिख रही है तो उसको भी अपन को पे करना ही होगा। तो आप लिखोगे टू कैश और बैंक, यानी लायबिलिटी सारी पे करनी, चाहे असेट्स में यदि कोई वैल्यू रिकवर नहीं हो रही तो उसको मेंशन नहीं करना है, पर लायबिलिटी में यदि कुछ मेंशन नहीं है तो भी उसको पेड अपन को करना है। ठीक है, 6th स्टेप, 5th स्टेप क्लियर। फिर है 6th स्टेप, ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई लायबिलिटी को कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले। कैसे? मान लो किसी को लायबिलिटी को ये लगे कि भाई ये डिसॉल्व हो रहा है और वो वैल्यूज को इनहेंस कर दे, या फिर उस मतलब अभी पेमेंट लेने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में पार्टनर भी उस लायबिलिटी को टेक ओवर कर लेता है, वो ले लेता है। तो जो भी लायबिलिटी वो ले रहा है तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 6th स्टेप हो गया। 7th स्टेप पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसके रिगार्डिंग हम पढ़ चुके हैं, हमने पिछले लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि यदि फर्म का एक्सपेंसेस है तो इट विल बी रिकॉर्ड बाय टू कैश और बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और यदि कोई पार्टनर लेता है, पार्टनर को दिया जा रहा है थ्रू पार्टनर पेमेंट हो रहा है फर्म का खर्चा, तो वहां पर वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगी आपकी। इसके बाद अब सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। अब लास्ट जो हमारा इसका जीस्ट निकलना है, इट मे बी प्रॉफिट और मे बी लॉस। तो यदि प्रॉफिट है तो डेबिट बैलेंस बचेगा, तो इट विल बी ट्रांसफर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, इन देयर ओल्ड, जो भी रेशियो इनका गिवन है ओल्ड रेशियो ही होगा, उसमें इसको बांट देंगे हम। और यदि लॉस है तो कहाँ आएगा ये? क्रेडिट में बाय ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस, तो ये जो है लास्ट में, लास्ट स्टेप है इसका जो आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी, और स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं होगी। समझ गए? इस अकाउंट का बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस अकाउंट को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसी आती है कि आपको मतलब एक ही असेट्स को स्प्लिट करके कि आधा कैश में मिल गया, आधा पार्टनर ले गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें घुमा फिरा के दी जाती है इस अकाउंट में, और ये अकाउंट ही अपने आप में 4 मार्क्स का अकाउंट बन जाता है क्वेश्चन में। तो आप इसको बहुत केयरफुली, इसके सारे ट्रांजेक्शन्स को समझना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी असेट्स को लेना है, इसमें कौन सी लायबिलिटीज़ को लेना है और किसको हमें छोड़ना है। और ये चीज़ ऐसे नहीं, इसको समझ के आपको याद करना होगा कि ये नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, लायबिलिटीज़ यदि इसमें एंटर नहीं की तो क्यों नहीं की। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि केवल अपना जो प्रोविजन अगेंस्ट असेट्स है इसको नहीं लेना, प्रोविजन और रिजर्व जो हमने अगेंस्ट बनाया है असेट्स के उसको नहीं लेना। इसके अलावा जितने भी प्रॉफिट और रिजर्व है वो सारे कहाँ ट्रांसफर होंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, है ना। कोई भी लॉस है, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है, ठीक है, किसी भी असेट्स के लिए लायबिलिटी के अगेंस्ट नहीं है वो, राइट, उसे हम राइट ऑफ करते हैं। इसके अलावा आपका P&L का डेबिट बैलेंस है तो वो भी कहाँ जाएगा? सीधा सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन करके हम रियलाइजेशन एक्सपेंस जो अकाउंट है उसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम जो सेकंड स्टेप पे हम बनाएंगे वो बनाएंगे पार्टनर लोन अकाउंट। ओके, तो आप इसको वीडियो को पॉज करें और पूरे इस अकाउंट को इस तरह से आप नोट कर लें, और ये सारी चीज़ें पूरी कंप्लीटली नोट होनी चाहिए। वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग यदि कोई कन्फ्यूजन है तो अपन इसको सेपरेटली भी इसको मैं एंट्रीज के थ्रू समझा दूंगी। अभी के लिए आप इतना